हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं और बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय नंबर 1 अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। कुछ अभिक्रियाएं रह गई थी जिसको हम आज की वीडियो में पूरा करेंगे। समय बिना बर्बाद किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज पहले हम बात कर लेते हैं कि हम किसके बारे में बात करेंगे। कुछ अपक्रियाएं रह गई थी, जैसे ऑक्सीकरण अपक्रिया रह गई थी, अपचयन अपक्रिया रह गई थी, रेडॉक्स अपक्रिया रह गई थी, और एनसीईआरटी में आखिरी में कुछ दिए गए हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के उपयोग, जैसे संक्षारण और विकृत गंधिता। मैंने PYQ लगाया है, ऑब्जर्व किया है कि आज के वीडियो से लगभग 2 या 3 नंबर के सवाल जरूर आ जाते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। संक्षारण विकृत गंधिता आप लोग स्वयं भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये सवाल जरूर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है। चलिए, लिखा हुआ है ऑक्सीकरण अपक्रिया को हम उपचयन अपक्रिया भी कह देते हैं, यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया का दूसरा नाम उपचयन अपक्रिया भी है। तो कभी कभी जब रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ेंगे तो वहां पर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी लिख कर आता है, या उपचयन अपचयन अपक्रिया भी लिख कर आता है, या सीधा उसको रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण अपक्रिया को हम उपचयन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया है क्या, लिखा हुआ है वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। यानी ऑक्सीकरण वे अपक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का या तो योग होगा या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ह्रास का मतलब हाइड्रोजन वहां से निकलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे। तो तीनों केस में से कोई एक हो सकता है, या तो ऑक्सीजन का योग होगा, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा। वे अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी, ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाएंगी। जैसे लिखा हुआ है या तो ऑक्सीजन का योग होगा, या तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा। ये याद रखिएगा। ठीक इसका अपोजिट हम लोग किसमें पढ़ेंगे, अपचयन अपक्रिया में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा हुआ है, जब हम कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से, या कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, जला देते हैं, या कॉपर की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, तो उसका क्या बनता है, एक ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कॉपर के पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसलिए ये कौन सी अपक्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। लिखा हुआ है तांबे में ऑक्सीजन का योग, तांबे में ऑक्सीजन का योग। यहां पर अगर बात करेंगे सेम चीज, ये अपक्रिया आप रेडॉक्स अपक्रिया में पढ़ोगे। ये कौन सी अपक्रिया है, ये रेडॉक्स अपक्रिया में बात करोगे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अभी यहाँ पर छोड़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम जब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, निकाल देता है, तो किसमें बदल जाता है, अपने आयन में। ये पढ़ाई गया है कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह परमाणु अपने धन आयन में बदल जाता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेता है तो अपने ऋण आयन में बदल जाता है। तो यहाँ पर सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए अपने किस में बदल गया है, ये सोडियम आयन में बदल गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन का ह्रास। अगर हम थोड़ा इसके सारांश के बारे में बात करेंगे तो लिखा हुआ है जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, या हाइड्रोजन का ह्रास हो, या इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अगर आप शॉर्ट पॉइंट में बात कर सकते हो तो ऑक्सीकरण वे अपक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से या तो ऑक्सीजन का योग होगा, या उससे हाइड्रोजन का ह्रास होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा, क्या कहलाएंगी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएंगी। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक और नाम है उपचयन अभिक्रिया। ठीक,
हम बात कर लेते हैं अपचयन अपक्रिया के बारे में। ठीक ऑक्सीकरण अपक्रिया की क्या है, ये अपोजिट है। लिखा हुआ है वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का योग होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का योग होता है। मतलब या तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी, अपचयन अपक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, या इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, योग होता है। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जब इधर जाता है तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है कॉपर से। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक, यहां पर लिखा हुआ है क्लोरीन, अब क्या होगा, या तो हाइड्रोजन का योग होगा या तो इलेक्ट्रॉन का योग होगा। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ये किसमें बदल रहा है, अपने क्लोराइड आयन में। तो इलेक्ट्रॉन का योग क्या कहलाएगा, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। यहां पर है जैसे ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, इसकी अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से की जाती है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास, यानी आयरन के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन जब इधर बदल रहा है तो ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो इसलिए ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। अगर इसके हम सारांश के बारे में बात करें, शॉर्ट पॉइंट की, तो लिखा हुआ है जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है या हाइड्रोजन का योग होता है या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का योग होगा, वो अपक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक, यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया का क्या है, ये उल्टा है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अपचयन वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, हाइड्रोजन का योग होता है या इलेक्ट्रॉन का योग होता है, अपक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ। मतलब जब ये अपक्रियाएं चलती हैं, ये रेडॉक्स में काम आएगा, क्योंकि रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो उसमें हम बताएंगे कि ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ क्या होता है। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अपचायक पदार्थ के बारे में, लिखा हुआ है अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो स्वयं तो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत, यानी जिनका स्वयं क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, लेकिन दूसरे का क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे। तो वो अपक्रिया, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, अपचायक पदार्थ। लिखा है परंतु दूसरे को क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं, क्या कहलाता है, अपचायक पदार्थ कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोजन से करा दिया गया है। यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड का, भाई इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन। लेकिन हाइड्रोजन अब यहाँ पर किसकी तरह कार्य करेगा, अपचायक की तरह। किसकी तरह, अपचायक की तरह। क्यों, क्योंकि इसका कर रहा है अपचयन और स्वयं का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन के पास यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, तो ये दूसरे का क्या करा देगा, अपचयन, इसलिए किसकी तरह काम करेगा, अपचायक पदार्थ की तरह कार्य करेगा। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो जिंक के पास यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर आकर इसके पास ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो खुद का इसका तो हो रहा है ऑक्सीकरण, लेकिन दूसरे का क्या करा रहा है, अपचयन, इसलिए किसकी तरह कार्य करेगा, ये अपचायक पदार्थ की तरह कार्य करेगा। अगर हम बात कर लें ऑक्सीकारक, तो ठीक इसका अपोजिट, अपक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो स्वयं तो क्या होंगे, अपचयित होंगे, लेकिन दूसरे को क्या कर देंगे, ऑक्सीकृत कर देंगे, यानी कि इनका होगा अपचयन तो दूसरे का क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण। तो इसलिए ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, आयरन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक ऑक्सीजन और जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक,
तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि इसका हो रहा है अपचयन, तो इसका क्या करा दे रहा है, ये ऑक्सीकरण। तो इसलिए जो फेरिक ऑक्साइड है वो किसकी तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बदल रही है। यहाँ पर इससे ऑक्सीकरण संख्या भी है, ये हायर क्लास में पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या का घटना कहलाता है अपचयन। ठीक, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0, और यहाँ पर कितनी है, -1। तो ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, तो इसका हो रहा है अपचयन। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, ये ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर फ्लो डायग्राम में बना हुआ है कि अपचायक पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, लिखा हुआ है अपचायक पदार्थ स्वयं क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, लेकिन ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है, स्वयं अपचयित हो जाता है। दूसरे पर क्या प्रभाव डालेगा, जो अपचायक पदार्थ होते हैं वो दूसरे को क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं, और जो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं वो दूसरे को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। अपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, और ऑक्सीकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं अपचायक पदार्थ के, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे जिंक हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जैसे कार्बन हो गया, और जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। यहाँ पर ऑक्सीकारक पदार्थ दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन, जैसे क्लोरीन, जैसे फेरिक ऑक्साइड, और जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल दवा। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई है ऑक्सीकारक पदार्थ तथा अपचायक पदार्थ के बारे में। अब अगले स्लाइड में हम बात करेंगे कौन सी अपक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया। इसको रेडॉक्स अपक्रिया हम क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, अपचयन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। अपचयन को हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, रिडक्शन, और ऑक्सीकरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर रिडक्शन का ले लिया गया है रेड, और ऑक्सीडेशन का ले लिया गया है ऑक्स। तो दोनों मिला के क्या बन गए हैं, रेडॉक्स। दोनों मिला के क्या बन गए हैं, रेडॉक्स। ठीक है, कहने का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन यानी अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होते हैं, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया, यानी रेडॉक्स अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं और उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। इसका ये निक नेम है। जैसे हम सभी लोगों का कुछ ना कुछ निक नेम हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री नेम, या जो नेम स्कूल में लिखा गया है, जो मार्कशीट पे छप के आता है, वो दूसरा नाम होता है। जो घर पे प्यार से कोई चिंकी पिंकी या घर में कुछ भी नाम, भैया बाबू कुछ भी कह के बुलाता है, तो उसका क्या होता है, निकनेम। ठीक है, तो वैसे ही इसके भी कई सारे नाम हैं। चिंकी पिंकी वाला नाम ये हो गया, और डॉक्यूमेंट्री नाम मान के चलो ये दोनों हो गए। ठीक, लिखा हुआ है। बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी एक अभिकारक का क्या होगा, ऑक्सीकरण, तथा दूसरे अभिकारक का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। किसी एक का होगा ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या हो जाएगा, अपचयन, तो अपक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक, अगर इसके उदाहरण के बारे में हम लोग बात करें तो लिखा हुआ है रेडॉक्स अपक्रिया के कुछ उदाहरण के बारे में। ठीक है, ये अपक्रिया एनसीईआरटी में दिया गया है। ये अपक्रिया कहाँ पर दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये वाला पहले वाला लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड किससे अपक्रिया करता है, हाइड्रोजन से क्या बनाता है, कॉपर और जल का निर्माण करता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। देखिए, कॉपर के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ हाइड्रोजन के पास में
ऑक्सीजन नहीं है, और इधर जाएगा तो ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो इसलिए इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो देख लीजिए कि ये ऐसी अपक्रिया है जिसमें एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यह अपक्रिया किसका उदाहरण है, रेडॉक्स अपक्रिया का, यानी ऑक्सीकरण अपचयन का उदाहरण है। अब इसमें बात कर लेते हैं यहीं पर कि कौन सा अपचायक पदार्थ है और कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जिसका होगा अपचयन वो काम करेगा किसकी तरह, ऑक्सीकारक की तरह। अब ऐसे याद कर सकते हो कि जिसका होगा अपचयन वो काम करेगा ऑक्सीकारक की तरह, और जिसका होगा ऑक्सीकरण वो काम करेगा अपचायक की तरह। किसकी तरह कार्य करेगा, अपचायक की तरह। अभी हम बताते हैं, ये वाला सवाल पिछले साल यानी कि 2025 के बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर जिंक ऑक्साइड के बारे में, सेम चीज है। यहाँ पर जिंक के पास ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना यानी ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ पर कार्बन के पास में, इधर कार्बन के पास में ऑक्सीजन नहीं लेकिन इधर कार्बन के पास में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो सेम वही चीज कि एक पदार्थ का हो रहा है अपचयन, दूसरे का हो रहा है ऑक्सीकरण, तो इसलिए ये किसका उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण है। चलिए यहाँ पर ये किसकी तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह कार्य करेगा, और कार्बन किसकी तरह कार्य करेगा, अपचायक पदार्थ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अगला उदाहरण है जो आया हुआ था बोर्ड में, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा हुआ यहीं पर सेम वैसे है। यहाँ पर लेड के पास में क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर लेड के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना, फिर से वही चीज, क्या, अपचयन। यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, इसलिए अपक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। सवाल में कई सारे ऑप्शन दिए गए थे कि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। फिर उसके बाद ऑप्शन बनकर आया था कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ के ट्रू और फॉल्स उसके सामने आप लिखते, फिर उसके बाद ऑप्शन चूज करते, जो आपका ट्रू और फॉल्स करके जो मैच करता उस पर आप टिक मारते। तो ये सवाल आया हुआ था और बेहतर सवाल था। चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए, लिखा हुआ है, ऊपर दी गई सभी अपक्रियाओं में एक पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। इसलिए इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई, यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, तो इसमें आप अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक है, ये जरूर आप याद रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ अगर इसको देखेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वही सेम चीज, जिसका होगा ऑक्सीकरण वो करेगा अपचायक की तरह कार्य, जिसका होगा अपचयन वो करेगा ऑक्सीकारक की तरह कार्य। बस आप अपोजिट याद रखिए कि अपचयन होगा तो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकरण होगा तो अपचायक की तरह कार्य करेगा। बात खत्म। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऑक्सीकरण अपक्रिया के कुछ उदाहरण। ठीक है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और अगर नुकसान हो रहा है तो उससे बचने के कुछ हमें उपाय ढूंढने होंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, लिखा हुआ ऑक्सीकरण अपक्रिया के दैनिक जीवन में कुछ प्रभाव लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण को इंग्लिश में हम कह देते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन। लिखा हुआ है जब कोई धातु या धातु की कोई बनी वस्तु
या तो वायु के संपर्क में आए, या नमी के संपर्क में आए, या कोई अम्ल के संपर्क में आए, तो क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है। संक्षारित होने लगना का मतलब कि वो धीरे धीरे करके खराब होने लगती है, या उसकी सतह क्या होने लगती है? खराब होने लगती है। और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे लोहे में जंग लगना। भाई लोहे में जंग लगना, जैसे अगर किसी का घर मकान या कुछ बना हुआ है तो अक्सर क्या होता है, लोहे की वस्तुएं खासकर जैसे सरिया, ये क्या होता है, बच जाता है और इसको हम बाहर रख देते हैं। भाई नया नया घर बना है तो उसको घर में थोड़ी ना रखेंगे, ठीक, इसको बाहर रख देते हैं। अब वो चाहे नमी के संपर्क में आए, चाहे वायु के संपर्क में आए, और चाहे अम्ल के संपर्क में आए, उस पर क्या लग जाता है? जंग। गांव देहात की भाषा में कहते हैं मूर्छा लग गया, यानी ब्राउन कलर का उसके ऊपर परत चढ़ जाता है। उसको जब ऐसे हाथ से टच करोगे तो हाथ में ब्राउन कलर का क्या, कुछ पाउडर की तरह लग जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं, उसी को हम जंग कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा बना हुआ है, कोई एक लोहे की वस्तु है, लोहे की वस्तु क्या, एक नेट बोल्ट है और ये पुराना है, इस पर क्या लग चुका है? जंग लग चुका है। दूसरा है चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। जैसे यहाँ पर चांदी का एक बर्तन है, पहले राजा महाराजा लोग या अभी भी बहुत लोगों के घर में चांदी के बर्तन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये बढ़िया नया नया साफ सुथरा है और इस पर कुछ काली परत चढ़ गई है। या घर में हम लोग देख सकते हैं अपनी मम्मी वगैरह जो पायल या बिछुआ जो पहनती हैं, वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, उस पर काली परत चढ़ जाती है या उसका जो चमक होता है वो कम हो जाता है। तो मम्मी क्या करती हैं, 50-100 रुपये बचाने के लिए घर में ही उसको निरमे में डालेंगे, निरमे के पानी में, और ब्रश से रगड़ना शुरू, और धीरे धीरे करके वो फिर से क्या करने लगता है? शाइन करने लगता है। यानी कि घर में मम्मी एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह भी कार्य करती हैं। यानी 50 रुपये आराम से बचा लिया 10 मिनट के अंदर, पायल उनका चमकने लगा। अब बात करते हैं अगला, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना देखा होगा कभी, जो तांबे के वायर वगैरह होते हैं, है ना, अगर उसको प्लास्टिक से निकाल के वायर को अगर वैसे ओपन छोड़ दिया जाए तो उस पर ग्रीन कलर का पाउडर फॉर्म में एक परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो किसके कारण होता है? वो संक्षारण के कारण होता है। लिखा हुआ है संक्षारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो धातुओं को धीरे धीरे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। भाई मान लिया छत पर या मकान बनवाने के लिए आपने 4 सूत की सरिया मंगाई थी, छत पर आपने उसको रख दिया। अब 1 बारिश 2 बारिश भीगने के बाद अब सोचो कि लाओ इसका प्रयोग करें, तो क्या होगा? वो 4 सूत से 3 सूत में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा से ज्यादा परत उसका नष्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक, इसलिए हमें धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, ये संक्षारण से बचने के कुछ उपाय हैं। लिखा हुआ है पेंट कर दिया जाता है या चिकनाई करना। चिकनाई करने का मतलब तेल या ग्रीस का प्रयोग कर दो, आगे स्लाइड में भी है। या गैल्वेनाइजेशन, लिखा हुआ है गैल्वेनाइज कर दिया जाता है, गैल्वेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं जस्तीकरण, आगे स्लाइड में ये दिया गया है। तो चलिए देखते हैं संक्षारण से बचने के कुछ उपाय। लिखा हुआ है संक्षारण से बचने के कुछ उपाय। सबसे पहला काम क्या करना है? वस्तुओं पर पेंट चढ़ा देना है। भाई लोहे का दरवाजा, ग्रिल, शटर या जो भी कुछ अगर लगवाना होता है तो उसके पहले हम उसको क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, ताकि वो जल्दी खराब ना हो, यानी वो संक्षारित ना हो। ये करता क्या है? लोहे की परत और बाहरी वातावरण के बीच में पेंट क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है। तो बाहरी वातावरण किसके संपर्क में? लोहे के संपर्क में नहीं आ पाता, और जब संपर्क में नहीं आएगा तो उसको संक्षारित नहीं कर पाएगा और आपकी वस्तु क्या हो जाएगी? बच जाएगी। तो सीधा एक बैरियर का काम करता है। तो लिखा हुआ है पेंट की परत धातु को वायु या नमी या रसायनों के संपर्क से क्या करती है? बचाती है, और बचाने से संक्षारण होने नहीं देती, यानी संक्षारण से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अगला लिखा हुआ वस्तुओं पर तेल या ग्रीस लगाकर। लिखा हुआ तेल या ग्रीस परत
धातु की सतह को वायु और नमी से क्या कर देता है, ढक लेता है, जिससे संचरण रुक जाता है। और अक्सर जैसे मोटरसाइकिल हो गया या साइकिल हो गया, इसका हम क्या कराते रहते हैं, समय समय पर सर्विसिंग कराते रहते हैं। बाइक हो गया आवाज करने लगती है, या साइकिल हो गया जब चलाते हो तो थोड़ा फोर्सफुली काम करना पड़ता है, यानी जाम चलने लगती है। तो ऐसा क्या हो जाता है, उसमें नमी या आर्द्रता, इसके कारण थोड़ा थोड़ा जंग लगना शुरू हो जाता है, या आपका ग्रीस खत्म हो जाता है। फिर बाद में आप तेल या ग्रीस का प्रयोग करके आप क्या करते हो, उसको सही करवा लेते हो, और फिर साइकिल वगैरह क्या साफ चलने लगती है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है मिश्र धातु का निर्माण करके, यानी एलॉय का निर्माण करके। लिखा हुआ है मिश्र धातु अधिक मजबूत और संक्षारण रोधी होते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, जैसे कांसा, जैसे निकिल का कुछ मिश्रण। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ मिश्र धातुओं के नाम। जैसे सबसे पहले बात किया गया स्टेनलेस स्टील, या इसको इस्पात के नाम से आप जान सकते हो, इस्पात, या इसको हम क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील। अगला अगर हम बात करें कांसा, इसके बारे में बात करें कांसा, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं, ब्रॉन्ज। या फिर अगर हम बात करें पीतल के बारे में, किसके बारे में बात करें, पीतल, जिसको हम क्या कह देते हैं, ब्रास। क्या कहते हैं, ब्रास। या फिर अगर हम बात करें एक और जर्मन सिल्वर, किसके बारे में बात करें, जर्मन सिल्वर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय हैं जो 10th में लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है आयरन, मुख्य रूप से क्रोमियम और निकेल। आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये धातुओं को मिला के हम किसका निर्माण करते हैं, स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। कांसा और पीतल, ये दोनों किसके एलॉय हैं या किसके मिश्र धातु हैं, कॉपर के। किसके, कॉपर की। इसका याद करने का तरीका देखो, ब्रॉन्ज में आता है जेड, तो जेड के साथ जेड नहीं होगा, तो जेड कहाँ होगा, कहने का मतलब जिंक, किसमें होगा, ब्रास में होगा। यानी जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ब्रास में एस आया तो एस के साथ एस नहीं होगा, यानी यहाँ पर होता है टिन। कहने का मतलब जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। अब अगर बात करें हम जर्मन सिल्वर की, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि जीभ निकाले कुत्ता जर्मन। क्या ट्रिक है, जीभ निकाले कुत्ता जर्मन। एक छोटा सा ट्रिक है, जीभ निकाले कुत्ता जर्मन। और जर्मन शेफर्ड हो सकता है वो कुत्ता, बार बार जीभ निकाल रहा है कुछ मांगने के लिए। तो जीभ का मतलब क्या हो गया, जिंक, निकाले मतलब क्या हो गया, निकिल, और कुत्ता का मतलब क्या हो गया, कॉपर। यानी कि जो जर्मन सिल्वर है वो 3 धातुओं से मिलकर बना है, जिंक, निकिल और कॉपर। जिंक, निकिल और कॉपर। तो ये 4 मिश्र धातुओं के उदाहरण कौन कौन, इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील, ये आयरन, क्रोमियम और निकिल से मिलकर बना है। कांसा किससे मिलकर बना है, कॉपर और टिन से मिलकर बना है। पीतल किससे मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। और जर्मन सिल्वर जिंक, निकिल और कॉपर से मिलकर बना है। याद करने का तरीका है जीभ निकाले कुत्ता जर्मन। ठीक है, तो ये हो गए कुछ मिश्र धातु के उदाहरण। चलिए हम आ जाते हैं अपने फिर से उसी स्लाइड पर। ठीक, यहाँ पर अगला क्या है, जस्तीकरण। क्या है ये अगला, हमारा जस्तीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, लोहे या स्टील पर, लोहे की वस्तु हो या कोई स्टील की वस्तु, इस पर हम किसकी परत चढ़ा देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो जिंक की परत चढ़ाने से क्या होता है, वो वस्तु संक्षारण से बच जाती है और वो मजबूत भी हो जाती है। यानी संक्षारण से बचने का उपाय एक क्या है, जस्तीकरण भी है। इसको आप याद कर सकते हैं, सवाल पूछ सकता है कि जस्तीकरण क्या है, तो आप बताओगे लोहे या स्टील की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। ठीक है, ये संक्षारण से बचने के उपाय हैं। लिखा हुआ इन उपायों का
प्रयोग हम या इन उपायों को अपनाकर हम धातुओं और वस्तुओं को संक्षारण से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और उसकी जो आयु है वो भी बढ़ सकती है। भाई अगर जितना ज़्यादा खराब होगा उतनी कम आयु होगी, और जितना ज़्यादा बच जाएगा उतना टाइम तक वो वस्तु चलेगी। ठीक है, अब इसके हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला और आखिरी टॉपिक है इस अध्याय का, क्या नाम है उसका, विकृत गंधिता। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, मतलब खराब हो जाती हैं वस्तुएं। लिखा हुआ है, जब कोई तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आती है, आने के पश्चात क्या हो जाती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं, और क्या हो जाती हैं, वो विकृत गंधी। विकृत गंधी का मतलब उनका स्वाद और उनका गंध बदल जाता है। लिखा हुआ विकृत गंधी हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और उनका गंध क्या जाता है, बदल जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। अब विकृत गंधिता से बचने के कुछ उपाय हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा वस्तु, या इसके कंटेनर में क्या रखा है, बढ़िया चिप्स रखा हुआ है, और मान लिया बचा हुआ था, इसको रख दिया गया वैसे बाहर खुला, क्या हो गया है, खराब हो गया है। अब इसका स्वाद भी बदल गया और इसकी गंध भी बदल गई। ठीक, बात करेंगे यहाँ पर पहला, सबसे पहला लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में सुरक्षित रखकर, यानी कि ऐसे कंटेनर में इसको रख दिया जाता है कि जिससे बाहर से ऑक्सीजन इसमें प्रवेश ना कर पाए। देखा होगा बारिश के मौसम में ये अक्सर दिखाई देता है, जब आप ब्रेड या जो टोस्ट वगैरह होता है चाय वगैरह में भिगो के जो खाया जाता है, अगर इसको आप ऐसे ओपनली छोड़ दो तो ये क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, खराब हो जाता है, और इसका टेस्ट भी बदल जाता है। लेकिन अगर इसको उठा के बढ़िया डिब्बे में टाइट करके अगर रख दोगे तो वैसे का वैसा वो बढ़िया क्रंची रहता है। ठीक है, बढ़िया कुरकुरा रहता है, खाने में भी मजा आता है। अगला है कि खाद्य पदार्थों को किस में रखे, रेफ्रिजरेटर में रखे। ये तो बढ़िया आसान तरीका है, सबके घर में फ्रिज है। चीज़ों को या भोजन पानी भी अगर बच जाता है, सुबह बच गया तो शाम को प्रयोग कर सकते हो। कहाँ पर रख देते हो, फ्रिज में रख देते हो। कोई भी वस्तु है फ्रिज में आप रख दो, आराम से वो सुरक्षित रहेगा। अगला क्या है, खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त वातावरण में रखकर। ये जब हम लोग चिप्स या कुरकुरे या नमकीन की पैकेट लेते हैं तो आप पैकेट लेते हो, सोचते हो कि यूँ इतनी बड़ी पैकेट है, इसमें तो खूब सारा सामान होगा, लेकिन जब आप उसको फाड़ते हो तो निकलता है थोड़ा सा। 20 रुपए की आप चिप्स लोगे तो उसमें कहीं 7 और 8 चिप्स निकलती है, तब कहते हो मेरे साथ मोए मोए हो गया। क्यों, उसमें कौन सी गैस भरी होती है जिसके कारण उसका साइज बड़ा होता है या फूला हुआ होता है, उसमें भरी होती है नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी होती है, ताकि वो खराब ना हो पाए। हो सकता है उसका निर्माण 1 महीने 2 महीने पहले हुआ हो, वहां से ट्रांसपोर्ट करके आ रहा है, तो इतने दिन तक वो कैसे बचा रहेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो उसको हम नाइट्रोजन युक्त वातावरण में रख देते हैं जिससे वो खराब नहीं हो पाता। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, विकृत गंधिता से बचाव करने पर खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, स्वादिष्ट रहते हैं, और उनका जो पौष्टिकता है वो भी क्या रहता है, वो बचा रहता है। ठीक है, तो ये पहला अध्याय आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आप पूरे सारे वीडियोस को 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री के अगले चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिए, आपको लगातार मैथ बाय आशीष सर और साइंस मेरे द्वारा आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो लगातार आप बने रहिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।